अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। बार बार मैं एक जो बात कहता आ रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने भेजनी शुरू कर दी है। वो तमाम लोग जिनकी कहानी अभी तक प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है, तो आप अपनी कहानी को दोबारा मुझे सेंड कर दीजिए। क्योंकि हुआ ये है कि मैंने डाटा इस तरह का कुछ ट्रांसफ़र किया, नया मोबाइल लिया, तो उसमें मसला आ गया। तो वो मेरे पास अब जो आपकी फ़ाइल है वो वॉइस मैसेज की वो डाउनलोड नहीं हो रही, क्योंकि जब डाउनलोड होती है तभी वो फिर प्ले हो सकती है। तो मैं इसको प्ले करता हूं तो डाउनलोड फेल्ड लिखा हुआ आ जाता है, जिसका मतलब ये है कि अब वो फाइल नहीं चलेगी और जिसने आपको भेजा है उसको कहें वो आपको दोबारा सेंड करे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो तमाम लोग जिन्होंने कहानी लिख के भेजी है उर्दू इंग्लिश में वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा था अपनी वो कहानी, अगर उनकी प्रोग्राम में शामिल हो चुकी है फिर तो वो ना भेजें। लेकिन जिनकी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई, आपका नंबर दे के मैंने मतलब हर कहानी को नंबर दे के सेव कर लेता हूँ उस नंबर को। आपकी कहानी सेव तो है मेरे पास, लेकिन वो वाली जो फाइल है वो ओपन नहीं हो रही, तो आप उसको दोबारा सेंड कर दीजिए ताकि आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो सके। आज जिनकी कहानी मैं आपको भेजने जा रहा हूँ, इनका रियल नेम है अंसर अब्बास, और बाकी चीज़ें जो हैं, एक सिर्फ और नाम है वो भी असली बता दूंगा, बाकी उन्होंने कहा सारी फ़र्ज़ी कर दें। तो उन्हीं की ख्वाहिश पे शहर और बाकी इलाका सब मैं फ़र्ज़ी कर रहा हूँ। अंसर का ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से है। अभी वो शहर की दुनिया में रहते हैं। काफ़ी अर्सा पहले वो कराची शहर में आबाद हो चुके हैं। ये रियल शहर है कराची जहाँ पे वो रहते हैं, लेकिन जो कहानी है जिस गांव की, उन्होंने कहा उसको आप फर्जी ही रहने दें, तो फिर एक बस गांव का लफ्ज़ ही इस्तेमाल कर लेते हैं। अंसर कहते हैं कि जब मैंने होश संभाला तो अपने आप को एक छोटे से गांव के अंदर पाया। ये उस वक्त की काम। सर तो अब माशाल्लाह बूढ़े हो चुके हैं, बीवी बच्चे, और अब तो दोतरे पोतरे भी उनके हो चुके हैं। कहते हैं मैं उस वक्त जवान था, उम्र मेरी 16-17 साल के करीब थी, जब ये एक सादगी का दौर था। 20-25 साल तक भी हमें होश नहीं होता था। वो बहुत सारी बातें जो आज के नौजवान 12 साल की उम्र में जानते हैं, वो हम 20-22 साल की उम्र में भी नहीं जानते थे। तो जी बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करूँगा, ऐसा ही वो दौर था। मैं अपना भी बचपन को याद करूँ तो बहुत मासूमियत का दौर था। बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं होता था। अंसर ने जब अपने गांव के लोगों को देखा तो इंतहाई सादगी। ये कोई अमीर गांव नहीं था। ज़्यादातर लोगों का जो काम काज था वो खेती बाड़ी करना था। कहते हैं उस दौर में दुकानें भी थी, मार्केट भी थी, लेकिन सादगी का दौर था। कोई दुकानें इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती थी, मार्केटें इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती थी। छोटी सी ही मार्केट, कच्ची पक्की सी दुकानें होती थीं, और दिए साइडों पे जलाए जाते थे। बिजली नहीं होती थी। दियों की रोशनी से रात को घर में चरागां किए जाता और दिए ही जला के दुकान के अंदर भी रोशनी पैदा की जाती थी। एक छोटा सा हमारी उस देहात का बाज़ार सा था। उसकी जो छत बनाई गई थी वो काने टाइप होते हैं लकड़ी के, उसकी छत बनी गई थी। छोटी छोटी दुकानें थी। वो कहते हैं आज भी मुझे वो सारा अपने गांव का मंजर याद है। हवेली, एक हलवाई की मिठाई की दुकान होती थी। जूतियाँ गांठने के लिए एक मोची बैठा होता था। रेडियो ठीक करने की भी एक छोटी सी दुकान थी। वो कारीगर थे नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन हल्का फुल्का ऐसे कर लेते थे। उनकी प्रॉपर दुकान नहीं थी। रेडियो का दौर था, लोग रेडियो सुन लेते थे तो हम उनके पास लेके जाते। तो काम तो वो एक और करते थे, लेकिन रेडियो भी ठीक करते थे। वहाँ पे एक हकीम की भी दुकान थी। ऐसी बहुत सारी हमारी उस गांव के अंदर छोटी छोटी दुकानें से थी। वो कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग थे सब एक दूसरे को जानते थे। जो गाँव के घर बने हुए थे इस तरतीब से नहीं थे कि सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए हों। कुछ घर ऐसे भी थे 8-10 जो एक ही लाइन के अंदर बने हुए थे। वो एक दूसरे के साथ दीवार से दीवार जुड़ी हुई थी, और ये वाले जो घर थे ये उनके होते थे जो आपस में करीबी रिश्तेदार होते थे। तो वो इस तरह दीवार के साथ दीवार जोड़ के घर बना लेते थे। आगे उनकी ज़मीनें होती थीं, फिर कुछ फासले पे फिर से कुछ और घर होते, फिर दूर कुछ और घर होते। इस तरह ही हमारा छोटा सा गांव था। जहाँ पे गांव का छोटा सा बाज़ार था उसके साथ तकरीबन 15 से 20 घर ऐसे थे जो लाइन में बने हुए थे। उन दुकानों को जो आके खोलते थे, कुछ लोग वहीं करीब की मकानों में रहते थे और कुछ लोग
दूर दूर जो देहात के घर थे वहीं से आते और अपनी दुकानों को खोलते। ये वो दौर था, बहुत कम लोगों को पढ़ने लिखने का शौक होता था। उस गांव में भी कुछ पढ़े लिखे थे और वही हमारे गांव की चिट्ठी पढ़ के सुनाते थे। डाक खाना तो नहीं था, लेकिन कभी कभी एक डाकिया ज़रूर आता था और वो काफ़ी चिट्ठियां लेके आता। और जब वो चिट्ठी लेके आता तो गांव वाले उसको कहते, डाकिया बाबू पढ़ के भी सुना दो। तो वो वहीं पे चिट्ठी को खोलता और पढ़ के भी सुना देता। और फिर उससे रिक्वेस्ट की जाती, हमें तो लिखना नहीं आता, हमारा जवाब भी दे दो। तो वो कहता ठीक है, मैं टाइम निकाल के आऊँगा। या फिर वो उसी वक्त बैठ जाता और उनको जवाब लिख के देता। ये गांव की सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये थी कि सबको मालूम होता था कि किसके यहाँ इस दफ़ा फसल अच्छी हुई है और किसके यहाँ फसल इतनी अच्छी नहीं हो सकी। तभी वो एक दूसरे की मदद करते, खाने पीने का सामान मुहैया करते और जिसके यहाँ फसल ज़्यादा अच्छी होती वो बेचने के अलावा अपने इर्द गिर्द के जितने मिलने वाले होते और जो स्पेशली गरीब होते उनके घर में लोग भिजवाते थे। और उस दौर की हमेशा की तरह जो मैं कहता हूँ सबसे बड़ी खूबसूरती थी मिलना मिलाना, प्यार मोहब्बत। वहीं पे जहाँ तमाम गांव के लोग एक दूसरे को जानते थे, वहीं पे ही एक घर जो अभी आबाद हुआ था, वहाँ पे एक ऐसी फैमिली आके रह रही थी जो शहर से आए थे। अंसर कहते हैं कि मैं एक दफ़ा ऐसे गुजर ही रहा था कि मेरी एक लड़की पे निगाह पड़ी। तो जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा तो ठटक सा गया, क्योंकि वो लड़की जिस तरह का लिबास पहने हुई थी वो लिबास बहुत ही चुस्त लिबास था। इस अंदाज में पहना गया था कि जिस्म के साथ चिपका हुआ सा था तो शलवार कमीज़, लेकिन खुला डुल्ला नहीं था। हमारे गांव की जो औरतें जितने भी लिबास पहनती थी शलवार कमीज़, वो खुले डुल्ले होते थे। ऊपर से वो दुपट्टा लेती, अपनी चादर से पूरे जिस्म को ढांप के रखती कि जिस्म के आज़ा नज़र ना आए। लेकिन उसका लिबास ऐसा था कि एक तो जिस्म के कमीज़ पहनने के बावजूद आज़ा भी महसूस हो रहे थे और उसने ऊपर से चादर से ढांपा भी नहीं था। वो मेरे सामने से गुजर गई और मैं जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। ये कौन है? मैंने अपने आप से सवाल किया तो मेरे दिमाग ने मुझे जवाब दिया, यकीनन कोई शहर से आई हुई लड़की है, क्योंकि सुन रखा था शहर के अंदर इस तरह के लिबास पहने जाते हैं और ये लोग अपने आप को फैशन वाला कहते हैं। ये वहाँ के फैशन थे जो हमारे गांव में नहीं चलते थे। मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी, मेरे करीब से गुजरी थी, उसका मुंह दूसरी तरफ था और मैं उसके कपड़ों को ही देख सका था। मेरे अलावा गाँव के जितने भी लोग थे वो ज़रूर इस तरह चौंकते थे। अगर कोई गांव की इस तरह की लड़की होती तो बुजुर्ग आगे बढ़ के उसको टोक देते और रोक देते और उसको समझा देते कि बेटी, उसके सर पे हाथ रखते और कहते ऐसा ना करना दोबारा, ढांपो अपने लिबास को, सर पे दुपट्टा लो, जिस्म पे चादर लो। ये रिवायात थी हमारे गांव की। लेकिन अगर उसको किसी ने नहीं कहा था तो मैं समझ गया था ये शहर से आई हुई कोई मेहमान है, किसी के घर में आए हैं। ऐसे बातों बातों में मेरे एक दोस्त से पता लगा कि हाँ, शहर से कुछ मेहमान आए हुए हैं मिलने के लिए। किसके मेहमान हैं ये नहीं पता, लेकिन वो मेहमान हैं, कुछ दिनों के लिए आए हुए हैं, कल वापस जा रहे हैं। और ऐसा ही हुआ, जिस लड़की को मैंने देखा था वो मुझे दोबारा नजर ना आई, वापस चली गई। वक्त गुजरता रहा, कुछ महीनों के बाद फिर से मुझे पता लगा उसी दोस्त के ज़रिए जिसने बताया था कि वो जो मेहमान आए थे उनको गांव इतना अच्छा लगा, उन्होंने इतनी तारीफ़ें की। वो लड़की पहले एक औरत के साथ यहाँ पे आई थी, अब वो अकेली यहाँ पे रहने के लिए आ गई है। उसकी माँ आती जाती रहेगी। सुनने में ये आया कि गांव का वो जो मकान था फलां जगह पे वो उन्होंने किराए पे ले लिया है। मैं हैरान हुआ कि शहरी ज़िंदगी में रहने वाले लोग किस तरह गांव में आबाद हो सकते हैं। यहाँ पे तो आसाइशें नहीं थी, यहाँ पे तो बहुत बैकवर्ड था। अभी तो एक छोटा सा गांव था। शहर में तो बड़ी बड़ी कारों में, जीपों में फिरने वाले, बसों में घूमने वाले लोग गांव में कैसे रहेंगे? यहाँ की तो सबसे बड़ी सवारी ही बैलगाड़ी थी, जिसमें हम बैठते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। या अगर किसी के पास था तो एक साइकिल होता था जो बहुत बड़ी सवारी थी। गाड़ी, मोटरसाइकिल, ये यहाँ पे कोई इस तरह का चक्कर नहीं था। एक शाम मैं अपने घर से निकला और दोस्त की तरफ जा रहा था कि जिस सड़क की पगडंडी पे मैं चल रहा था, ये कच्चा रास्ता था, दोनों तरफ ज़मीनें थीं।
और जिस पगडंडी पे मैं चलता हुआ जा रहा था, मैंने देखा उसी पगडंडी पे बिल्कुल सामने से एक लड़की आ रही है। उस लड़की ने जिस तरह का लिबास पहन रखा था तो मुझे एकदम एहसास हो गया, इस तरह का लिबास तो मैं पहले भी देख चुका हूं। तभी मेरे जहन में वो लड़की आ गई जिसको मैंने गांव में देखा था। और वो चलती चलती बिल्कुल मेरे करीब आ रही थी, क्योंकि मैं भी उसी सिमत जा रहा था और वो मेरी तरफ आ रही थी। अब वो रास्ता इतना छोटा सा था कि हम दोनों में से किसी को नीचे उतरना पड़ता, तभी कोई आगे बढ़ सकता। और तभी मैंने औरत के एहतराम में हट सा गया, और वो अपने ख्यालों में जैसे गुम से थी, मेरे करीब से ही गुजर गई। हैरत की बात यह थी, उसने मुझे देखा तक भी नहीं था, लेकिन मैंने उसे देख लिया था। वो बहुत हसीन और जमील शहल की लड़की थी, शहरी लड़की, जिसने कानों में कांटे पहने हुए थे। उसके गले में भी एक हार सा था। हाँ, उसने सिंगार भी कर रखा था। हमारी गांव की लड़कियां तो कभी किसी शादी ब्याह पे जाती थी तो सिंगार करती थी, हम उसको हार सिंगार कहते थे। उसने सिंगार कर रखा था। उसकी होंठों पे लाली लगी थी, जिसको हम उस वक्त लाली कहते थे, आज दुनिया उसको लिपस्टिक कहती है। उसके होंठों पे लिपस्टिक थी। वो गोरी चिट्टी सी थी, बहुत खूबसूरत थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके बाल कटे हुए थे। यहाँ पे तो गांव की लड़की के बाल ही नजर आ जाएं बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि गांव की लड़की अपने बालों को ढांप के रखती थी। उसने ना सिर्फ सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, उसके बाल खुले हुए थे, बल्कि कटे हुए थे। लगता था कि वो बालों की तराश खराश करवाती है। और जब वो मेरे करीब से गुजर गई तो मैं पीछे उसको देखता ही रह गया। वो बहुत ही खूबसूरत थी, लंबी पतली सी, बहुत ही खूबसूरत। उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत था। और बड़ी बात यह थी, जब वो मेरे करीब से गुजरी थी तो एक महक सी मेरे जिस्म में, मेरे नाक में आई थी। मेरा रूह रूह खड़ा हो गया था। उन्होंने लफ्ज लिखा है, लू लू खड़ा हो गया था। उसने खुशबू लगा रखी थी। हम तो पाउडर इस्तेमाल करते थे, एक पाउडर सा होता था, उसको छिड़कते, उसको मुंह पे भी लगा लेते, अंदर भी छिड़क लेते थे खुशबू के लिए। लेकिन ये पाउडर की नहीं खुशबू थी, किसी और चीज़ की खुशबू थी, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ तक कि जब वो गुजर गई फिर भी वो खुशबू वहाँ पे मौजूद रही। बस मैंने उसे क्या देखा कि मैं उसका दीवाना हो गया। और ऐसा दीवाना हुआ कि उस रात में सो नहीं सका। मेरी आंखों में वो बस सी गई थी। मुझे नहीं पता था प्यार क्या होता है, मुझे नहीं पता था इश्क क्या होता है। वाकई ये सच है, उन दिनों में इन लफ्ज़ों का नहीं पता होता था। बस इतना पता था कि रात सारी नींद ना आई। जब मैं अपने घर की चारपाई पे लेटा था तो उसको सोचे जा रहा था। वही पगडंडी, वो सामने से आती हुई वही लड़की थी। मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता था। हाँ, मैं भी तो खूबसूरत था। गांव के लोग कहते थे कि अंसर बहुत खूबसूरत है। मेरा जिस्म भी बहुत स्मार्ट था। उस वक्त मुझे पहलवानी का भी शौक था। मैं प्रॉपर पहलवानी नहीं करता था, लेकिन अपने जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए मुझे शौक था। मैं डंड लगाता था, तेल लगाता अपने जिस्म को, देसी घी इस्तेमाल करता था। अल्लाह ने चेहरा भी अच्छा दिया था। मैं अपने चेहरे को हर वक्त बना के नहीं रखता था, मैं बालों पे हमेशा कंघा करके नहीं रखता था। उसके बावजूद मेरे दोस्त भी और ख़वातीन भी मुझे कहते कि माशाअल्लाह अंसर बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि मैं जिस तरह उनका कहना है कि ये दौर ऐसा था कि इस दौर में इन बातों पे फोकस नहीं किया जाता था कि कौन कितना खूबसूरत है, कौन क्या है। लेकिन मुझे लोग एहसास दिलाते थे कि अंसर बहुत खूबसूरत है, माशाअल्लाह, कड़ियल जवान सा है, उसका जिस्म भी खूबसूरत है और उसकी शक्ल भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन उस रात उस लड़की को सोचते हुए मुझे लगा कि उसने तो मुझे देखा तक भी नहीं। लोग तो कहते थे अंसर खूबसूरत है, लोग तो कहते थे उसका जिस्म भी कसरती जिस्म है, उसने अपने जिस्म को भी क्या खूबसूरत बना रखा है, ये लंबा चौड़ा, ये उसका कद, और ये उसकी जुल्फें, और ये उसका खूबसूरत चेहरा। लेकिन उसने तो मेरी तरफ देखा तक भी नहीं था। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? और उस सुबह जो रात सारी मैं सो नहीं सका था, उस सुबह उठा तो मैंने अपने आप को फिर से देखा। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? मुझे लगा मैं नहीं हूं। अगर मैं खूबसूरत होता तो मुझे देखती। इन्हीं बातों को सोचते सोचते मेरे दिमाग ने कहा, हो सकता है वो ख्यालों में गुम हो सकता है उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं।
और दिल का एक कोना कहता कि नहीं, तो उसने तुम्हें देखा था और इग्नोर कर दिया, उसने तुम्हें देखा और मुंह फेर लिया, उसने तुम्हें इस अंदाज में देखा कि उसको तुम पसंद ही नहीं आए। और इन्हीं बातों को सोचते सोचते दिमाग कभी कहता नहीं, वो उलझी हुई थी, किसी ख्यालों में, सोचों में गुम थी, और दिमाग कहता नहीं नहीं, उसने तुम्हें देख के मुंह फेर लिया। तो इस सवाल का जवाब लेने के लिए कि वो ख्यालों में खोई थी या उसने देख के मुझे मुंह फेर लिया, मैंने फैसला किया अपने इस सवाल का जवाब लूं। और जवाब कैसे लिया जा सकता था कि उसी रास्ते में दोबारा उसका मेरा आमना सामना हो। अगर वो ख्यालों में खोई हुई तो उसको मुतवज्जो करूं, और अगर वो मेरी तरफ दूर से ही देख के मुंह फेर लेती है तो मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा, उसको मैं पसंद नहीं आया। और मैंने उसी पगडंडी पे चक्कर लगाने शुरू कर दिए। एक हफ्ता मैं मुसलसल उस पगडंडी पे जाता, उसका इंतज़ार करता, वो नहीं आई। तकरीबन मैं मायूस हो गया कि वो नहीं आएगी। मैं ये भी नहीं जानता था वो कहाँ रहती है। दोस्त से अगर पूछता उसका घर कहाँ है, वो जो यहाँ आके आबाद हुए हैं ये वही लड़की है, लेकिन रहती कहाँ है ये भी बुरी बात थी। और उस दिन मैं पहुंच तो गया, लेकिन टोटली नाउम्मीद था और बैठा रहा। और फिर मुझे लगा कि मुझे यहाँ से उठ जाना चाहिए, उसने आना तो है नहीं, एक हफ्ता हो गया, मैं क्यों यहाँ पे बैठा हूँ। मैं उठने ही लगा था कि मेरी निगाहों ने देखा वो सामने से आ रही है। मैंने जैसे ही देखा वो आ रही है, मैं अपनी जगह पे खड़ा हो गया और उसी सिमत चलना शुरू हो गया जिस सिमत वो मेरी तरफ आ रही थी। आज मैं इस अंदाज में चल रहा था कि उसकी हर हरकत को देख सकूं, उसकी आंखों को भी देख सकूं, क्या उसकी आंखें मुझे देख के मुंह फेरती हैं या वो आती ही ऐसे है जैसे ख्यालों में गुम हो। और तभी मैंने देखा उसने मेरी तरफ देखा, और ना सिर्फ देखा बल्कि अब वो मुसलसल मेरी तरफ देखती हुई आ रही थी। चलते चलते वो मेरे करीब आ गई, ऐसी करीब आई कि जैसे ही वो मेरे करीब पहुंची उसके चेहरे पे मुस्कुराहट सी आ गई। वो इस अंदाज में मुस्कुराई जैसे मुझे लगा कि नहीं, तुम मुझे अच्छे लगे हो। उसके मुस्कुराने का अंदाज ऐसा था कि मेरा दिल खुश हो गया। और जब मैं उसके रास्ता देने के लिए नीचे उतरा तो फिर भी उसने गुजरते गुजरते भी अपनी गर्दन को मोड़ के मेरी तरफ देखा, जैसे कोई किसी को पसंद आ जाए तो वो आगे भी बढ़ना चाहता है लेकिन मुड़ के देखता है। तो वो मुझे मुड़ के उसने देखा और मैं और ज़्यादा खुश हो गया कि उसकी आंखों में वो कशिश थी, उसकी आंखों में भी वो चाहत थी जो मेरी आंखों में उसके लिए थी। और वो मुस्कुराती हुई आगे तो बढ़ गई, लेकिन वो मुड़ मुड़ के मुझे देखती हुई गई। मुझे ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया मिल गया था, जिसको एक रात देखते ही इश्क हो गया था। वो मुझे देख के मुस्कुरा के गई थी, मुड़ मुड़ के देख के गई थी, और बस मेरा ठिकाना वही पगडंडी हो गई। अगले दिन वो फिर उस पगडंडी पे आई और मैं भी उसी के इंतज़ार में उसी पगडंडी में खड़ा था। आज मैं सोच के गया था उससे बात करूंगा, लेकिन जब वो मेरे करीब आई तो मेरे अंदर हिम्मत ही ना हो सकी कि मैं उससे बात कर सकूं। इसी तरह मैंने उसको देख के आज मुस्कुराया। कल तो सिर्फ देखता ही रहा था, आज मैं भी उसको देख के मुस्कुरा पड़ा, और आज फिर से वो मुझे मुस्कुरा के देखती हुई वहां से गुजर गई। जब वो चली गई तो मैं अपने आप से पूछता रहा कि मैंने तो आज उससे बात करने का फैसला किया था। मैं बुरा लड़का नहीं था, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं आ सकी थी कि मैं उससे बात कर सकूं, और वो चली गई थी। फिर रात सारी मैं अपने आप को समझाता रहा, फैसला करता रहा, नहीं कल मैं उससे बात ज़रूर करूंगा। और अगली शाम फिर से मैं उसके इंतज़ार में खड़ा था। ये वो दौर नहीं था जब ख़त के ज़रिए आप अपने दिल का हाल लिख के किसी को दे देते थे। वहाँ पर तो कोई लोग इतना लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। मैंने फ़ैसला कर लिया उससे बात करने का। और जब वो मेरे सामने पहुंची तो आज उसके लिए मैंने रास्ता नहीं छोड़ा, बल्कि उसी जगह पगडंडी पे खड़ा रहा, तो वो भी सामने आके खड़ी हो गई। अब मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी। आज मेरे वो बिल्कुल सामने खड़ी थी और उस माजबीन को, उस हसीना को मैं बिल्कुल अपने सामने खड़ा देख रहा था। डर भी रहा था कहीं नाराज ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए कि तुम मुझे रास्ता क्यों नहीं दे रहे। मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देख पा रहा था। उसके चेहरे की तरफ देखता और आंखें नीचे कर लेता कि तभी एक आवाज़ मेरे कानों ने सुनी, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने आंखें फौरन ऊपर उठाई, उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, अनसर। और पता नहीं मेरे अंदर कहां से ऐसी
हिम्मत आ गई कि मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? जैसे ही मैंने ये जुमला कहा, आपका नाम क्या है, कि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई और उसके बाद उसने सर से लेके पांव तक मुझे देखा और फिर से एक दफा पांव से लेके सर तक देखा। जैसे कोई सर से देखते देखते पांव तक जाता है और फिर पांव से देखते देखते ऐसे आता है, और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट और फैल गई। और उसने मुझे कहा, मेरा नाम, ये मैं फर्जी रखने जा रहा हूं, आबदा है। मिलता जुलता एक नाम मैंने रखा है। जैसे उसने नाम कहा आबदा, तो मेरे मुंह से एकदम से लफ्ज निकला, आबदा। और आबदा लफ्ज इस अंदाज में मैंने अदा किया जैसे मैं किसी और दुनिया में पहुंच के इस नाम को ले रहा हूं। तो उसने कहा, मुझे रास्ता देंगे? और तब मैंने जल्दी से आगे हट गया और वो गुजर गई। लेकिन आज उसकी मुस्कुराहट, आज उसका देखना इस अंदाज का था जैसे वो क्लियर कह गई थी कि हां, तुम भी मुझे अच्छे लगते हो। और जब वो दूर चली गई तो मैंने पीछे से एक लफ्ज अदा किया, आबदा। और वो जो दूर जा चुकी थी मुड़ी और कहा, बोलो अंसर। उसके बाद मैं कुछ ना कह सका, क्या कहना चाहता था सब भूल गया। तभी वो उसने कहा, कल यहीं मिलूंगी। और वो चली गई। आप सोच नहीं सकते वो मेरे लिए कैसी रात थी। इतनी जल्दी उस लड़की से जिससे मुझे दीवानगी की हद तक इश्क हुआ था, वो खुद कह गई थी कल यहीं मिलूंगी, और वो अगले दिन वहीं पे आ गई। मैं कब से वहां पे बैठ गया था। और जब वो आई तो उसने इधर उधर देखा और मुझे कहा, यहां नहीं, आगे आ जाओ। और वो आगे आगे चल पड़ी और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हम चलते 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 आगे एक कच्चा सा कमरे बने हुए थे, एक दो टूटे हुए थे, एक मजबूत था। भौंसा उसके अंदर रखा जाता है, चारा रखा जाता है, भौंसा गाय भैंसों के लिए होता है, वो चारे वाला कमरा था। इस अंदाज में हम वहां पे जाके खड़े हो गए कि कोई हमें देख ना सके। और तब जब हम वहां पे गए तो उसने पहली दफा मुझे बताया, अंसर तुम मुझे अच्छे लगे हो और मुझे लगता है तुम भी मुझे पसंद करते हो। मैंने गर्दन हिला दी इस अंदाज में कि हाँ। उसने कहा, मुंह से नहीं बताओगे? तो मुझे मुंह से कहना पड़ा कि मैंने तो जब से तुम्हें देखा है मैं दीवाना हो गया हूं। मुझे नहीं पता क्या लोग कहते हैं ऐसे मौके पे, लेकिन मुझे तो रात को नींद नहीं आती, मुझे तो हर वक्त तुम नजर आती हो। और वो हमारी इब्तिदा थी। वो खड़ी मुझसे काफ़ी देर बातें करती रही। उसने मुझे अपने बारे में बताया कि वो शहर से आई है, अपनी माँ के साथ रहती है, गांव का जो फलां घर है वहाँ पे उन्हें रिहाइश की है, उसकी माँ आती जाती रहती है, कुछ अरसे के लिए वो यहाँ पे आए हैं और उसके बाद चले जाएंगे। और फिर यूं तय हुआ कि कल भी हम इसी जगह पे मिलेंगे। और फिर मैं अगले दिन उसी जगह पे पहुंच गया और वो भी वहां पे आ गई। हम कुछ अर्सा वहीं खड़े होकर बातें करते रहते, इधर उधर की बातें करते। हमारी बातों में कुछ खास ना होता, बस मैं उसको देखता रहता। उसको देखना मेरी कमजोरी थी और वो जान चुकी थी कि मैं उसको दीवानगी की हद तक पसंद करने लगा हूं। कि एक दिन वो बोली, किसी दिन किसी ने देख लिया तो बुरा होगा, क्योंकि मैंने देखा है गांव के लोग मुझे पसंद नहीं करते। मैं गांव के लोगों से नहीं मिलती, गांव की लड़कियों से भी मैं नहीं मिलती, इसलिए कि उनको मेरे इस तरह के कपड़े पहनना बुरा लगता है और मुझे इस तरह के कपड़े पहनने अच्छा लगता है। अंसर, तुम्हें क्या ये कपड़े इस तरह अच्छे लगते हैं? मैंने गर्दन हिला दी। हाँ, मुझे तो तुम बहुत अच्छी लगती हो और तुम्हारे इस तरह के कपड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं। कौन है कमरे में? क्या अल्लाह रहम। ये होता है कहानी सुनने के लिए। मैंने आपको कहा ना, कहीं भी मैं कहानी सुनाता हूँ तो सुनने के लिए कहीं पे भी कोई भी आ जाता है। मेरी फैमिली नीचे है और मैं अकेला हूँ इस वक्त कमरे में, और कमरे में क्लियर आवाज़ आप लोगों ने सुनी होगी। थोड़ा सा पीछे करके, जैसे मैं चौंका हूँ उस वक्त आवाज़ सुन लीजिएगा। ये कमरे में आवाज़ आई है। खैर, मैंने कहा, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे तो तुम्हारे ये कपड़े भी अच्छे लगते हैं। और वो पहली ही दिन था जब मैंने उसके कपड़ों की तारीफ़ की तो उसके वजूद को भी देखा। और जब मैंने उसके वजूद को देखा तो वो आगे इस अंदाज में बढ़ी जैसे मुझे गले लगाना चाह रही हो, और मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। मैंने भी उसे गले लगाया, लेकिन इतना खौफ में गले लगाया कि मैं ऐसा लड़का नहीं था। जवान हो चुका था, 18-19 साल अब मेरी उम्र हो चुकी थी, लेकिन
उसने जिस अंदाज में मुझे गले लगाया, तो मैंने उसे गले तो लगाया, लेकिन मुझे याद तक नहीं रहा मैंने कैसे गले लगाया। मैं एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया था, वो जज्बात की दुनिया, वो एक दीवानगी की दुनिया, वो पागलपन की दुनिया जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। लेकिन जब हम चले गए वहाँ से तो फिर मुझे अपने आप पे गुस्सा आया, मैंने उसको गले उस तरह क्यों नहीं लगाया, मुझे याद क्यों नहीं है। मुझे तो उसको प्यार से गले लगाना चाहिए था, मुझे तो उससे प्यार से मिलना चाहिए था। उसने खुद मुझे गले लगाया और मैं उसको गले भी सही तरीके नहीं लगा सका। मैंने गले लगाया भी था उसको, नहीं मुझे ये तक याद नहीं था। उसकी रीज़न ये थी कि हम दोनों मोहब्बत का इजहार बातों बातों में कर चुके थे, हमें मिलते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। और उसने मुझे बताया, अंसर मेरी अम्मी चाहने वाली है, मेरा घर खाली हो जाएगा, हम वहाँ पे भी मिल सकते हैं, कल हम वहाँ पे मिलेंगे। और अगले दिन जब वो आई तो उसने कहा मेरी अम्मी चली गई हैं, आओ घर चलते हैं। और वहां से चलते हुए हम उसके घर चले गए। उसके घर हमने ढेर सारी बातें की, यहां तक कि फिर से मैंने कांपते वजूद के साथ, धड़कते दिल के साथ, खौफ के साथ उसको गले लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो उसने मेरी आंखों में देखा और मेरे माथे पे बोसा ले लिया, मेरे माथे को चूम लिया और मुझे कहा तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। और मुझे इतना ज़ोर से गले लगा दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैंने भी उसको गले लगा दिया। अब मुलाकातें उस घर में हो रही थी, हम एक दूसरे को गले भी लगाते थे, यहाँ तक कि जब आप एक दूसरे को गले लगाते हैं, इस अंदाज में मिलते हैं, तो फिर आप अपने आप में नहीं रहते। ऐसा ही था एक गांव की लड़की जिससे मैं इश्क कर रहा था, एक गांव की लड़की जिससे मैं प्यार कर रहा था, तो मैं कभी इतना आगे ना बढ़ सकता। लेकिन वो एक शहर की ज़िंदगी थी, वो एक शहर की लड़की थी, वो बहुत बोल्ड थी, वो बहुत एडवांस थी, बहुत फैशन वाली थी, वो खुशबू लगाती थी, वो तंग कपड़े पहनती थी, वो उसके बालों की कटिंग हुई हुई थी और वो बहुत खूबसूरत जितनी भी थी, जितनी ज़्यादा खूबसूरत थी उतनी ही ज़्यादा एडवांस भी थी। यहाँ तक कि एक दूसरे को चूमते, गले लगाते हम इस स्टेज पे आ गए कि हम एक दूसरे के अंदर इतना इन्वॉल्व होना शुरू हो गए कि मुझे लगा अगर इस अंदाज में हम मोहब्बत करते रहे तो शायद हमारे बीच में मियाँ बीवी वाला ताल्लुक बन जाए। वो भी मुझसे शदीद प्यार करने लग गई थी और इसी दौरान ऐसा ही हुआ, हम दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए कि अब हमारे बीच में जिस्मानी ताल्लुक भी बन गया, वैसा ताल्लुक जैसा मियाँ बीवी के बीच में होता है। और जिस दिन मेरा उसके साथ पहला जिस्मानी ताल्लुक बना तो उस शाम मुझे लगा कि मैं नहीं रहा। जितनी देर मेरा उसके साथ ताल्लुक था मुझे ऐसा लगा मैं किसी और दुनिया में चला गया हूं। मैं एक बुरा लड़का नहीं था, लेकिन जितनी सब कुछ ये तेजी से हुआ था और यहां तक कि हमारे बीच में एक ताल्लुक, जिस्मानी ताल्लुक का बनना कि एक दूसरे के साथ वजूद को हासिल करना, और वो ऐसे लम्हे थे कि मैं दीवाना सा हो गया। और फिर ये सिलसिला ऐसा चल पड़ा कि वो जब मैं उसके घर में जाता तो मेरे लिए बहुत सा खाने का एहतमाम करती। गांव के अंदर जो लवाजमात होते थे वो था दूध, दही, लस्सी, पराठे, अंडे, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती वो मुझे खिलाती पिलाती, मेरी बहुत सेवा करती, वो मुझसे बहुत प्यार करने लगी थी। उनकी लफ्ज़ों से नहीं, प्रैक्टिकली वो मुझे बहुत प्यार करती थी। मुझसे ज़्यादा मेरे हाथ चूमती, मेरे बाजू चूमती, मेरा माथा चूमती, मेरे गाल चूमती और वो कहती कि वो इस गाँव के सबसे हसीन लड़के हो तुम। हाँ, कभी मुझसे पूछती क्या गाँव वालों ने कभी तुम्हारी तारीफ़ की है, तो मैं उसको कहता अक्सर लोग मुझे कहते थे तुम्हारा जिस्म बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी शक्ल बहुत खूबसूरत है, लेकिन पहली दफ़ा तो तुमने मुझे देखा ही नहीं था, तो मैं डर गया था कि शायद तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगा। तो उसने बताया पहली दफ़ा तो मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था, दूसरी दफ़ा जब मैंने तुम्हें देखा, मुझे तो पता ही नहीं, पहली दफ़ा मैं तुम्हारे करीब से गुजरी हूँ, दूसरी दफ़ा जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तो तुम्हें देखती ही रह गई थी। तुम्हारा वजूद, तुम्हारा कद, तुम्हारी जिसामत, तुम्हारी हार्डी बाडी और चेहरे की खूबसूरती, वाकई गाँव वाले सच कहते हैं तुम बहुत खूबसूरत हो। वो भी मुझ पे मर मिटने लगी थी और यूं हमारे बीच में एक ऐसा जिस्मानी ताल्लुक बन चुका था जैसे हम दोनों मियाँ बीवी हों। मैं उसके घर जाता, हम ढेर सारी बातें करते और उसके बाद उन लम्हों की नज़र हो जाते जहाँ पे हमें दुनिया और उस गाँव का कोई होश ना रहता। और जब हम उस लज्जत से फारिग होते तो उसके बाद मुझे जल्दी होती मैं घर चला जाऊं। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। अब उसमें गैप भी आता, उसकी माँ आ जाती, मैंने अभी तक उसकी माँ को नहीं देखा था। जब उसकी माँ आ जाती तो मुझे बता देती अम्मी आ गई, अभी ना आना, जब अम्मी चली जाएंगी मैं तुम्हें बता दूंगा। हमारा मिलना मिलाना इसी तरह जारी रहा कि एक दिन
गांव के हमारे चाचा बशीर थे, उनके पास में बैठा था। बातों बातों में चाचा बशीर जो हाल अवाल पूछते थे, बहुत नेक बुजुर्ग थे इस गांव के, ऐसी हस्ती थी जिनसे बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते थे। वो बोले, मियाँ आजकल कहाँ हो, नज़र ही नहीं आते। ऐसे गपशप का सिलसिला रहा। मैंने पूछा, चाचा आप भी तो नज़र नहीं आते, आप कहाँ हैं? उन्होंने कहा, मैं शहर गया हुआ था काफ़ी लंबे टाइम के लिए किसी काम के सिलसिले में, अब मैं वापस आ गया हूँ, अब मिलना मिलाना रहेगा। लेकिन जब मैं उनसे मिल के वापस आया तो उस रात मेरी तबीयत कुछ अजीब सी हो रही थी, बेचैनी सी हो रही थी और मुझे चक्कर से आ रहे थे। और उस दिन मुझे ऐसे लगा मैं पहले से ज़्यादा खा रहा हूँ, पहले से ज़्यादा मेरे लवाजमात खाने पीने के वो मेरे लिए एहतमाम करती है। और मैंने इस रिलेशन के बारे में, इस रिश्ते के बारे में जो हम दोनों के बीच में था, किसी को भी नहीं बताया था। अब मैं पहले से ज़्यादा खा रहा था, पहले से ज़्यादा मैं कसरत के साथ अपने जिस्म की वर्जिश भी कर रहा था, लेकिन मैं महसूस कर रहा था मेरा जिस्म सूखता जा रहा है। पहले जिस तरह मेरी सेहत थी, चेहरे पे खून सा नज़र आता था, अब वैसा नहीं था। मेरा चेहरा भी अजीब अजीब रूखा सा नज़र आता और मैं कमज़ोर सा हो रहा था। और जब चाचा बशीर से उस दिन मैं मिल के आया तो अजीब सा मुझे अपने अंदर ऐसे लगा कि मैं कमज़ोर सा हूँ और ढीला ढीला सा हो रहा हूँ। और फिर ऐसा होने लगा कि मेरी तबीयत के अंदर एक बेचैनी सी रहने लगी। मैं ऐसे सोता तो नींद सी आनी शुरू हुई थी। मैं दिन को कभी नहीं सोया था, शाम को कभी नहीं सोया था, लेकिन अब अक्सर ऐसा होने लगा मेरे साथ कि मैं शाम को ही सो जाता था। कहीं बैठता था तो मुझे नींद सी आने लगती थी। बस एक इश्क, एक जुनून सा होता, टाइम मिले और मैं आबदा के पास पहुंचूं। तकरीबन 15, 20, 25 दिन ऐसे गुजरे कि मुझे महसूस होने लगा कि मुझे चक्कर से आने लगते हैं, मैं कमज़ोर सा हो रहा हूं। क्या हो रहा है कि फिर से एक दफ़ा रास्ते में ही चाचा बशीर से मेरी मुलाकात हो गई। मुझे उन्होंने देखते ही कहा, क्या हुआ है तुम्हारी सेहत को अंसर, लग रहा है तुम बीमार बीमार से लग रही हो। और मैंने कहा, हाँ चाचा, पता नहीं खा पी भी रहा हूँ, पहले से ज़्यादा खा पी रहा हूँ, पहले से ज़्यादा सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे चक्कर से आते हैं, तबीयत में बेचैनी सी रहती है, ऐसे नींद सी आती है, ऐसे सुस्ती सी रहती है। तो मुझसे बोले, कल मेरी तरफ चक्कर लगाना, बैठ के बात करेंगे। अगले दिन मैंने आबदा से मिलना नहीं था, मेरे पास टाइम फारिग था और मैं यूं चलते चलते जाते जाते चाचा बशीर के पास पहुंच गया। इधर उधर का हाल अवाल पूछने के बाद वो मुद्दे पे आए, मुझसे पूछा, हाँ अब बताओ क्या कह रहे थे कल। मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे बेचैनी से, क्योंकि जो चाचा थे वो हिकमत भी थोड़ी बहुत ही जानते थे, प्रॉपर हकीम तो नहीं थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस तरह बहुत सारी चीज़ें बताते रहते थे। अल्लाह वाले थे, नेक थे, बुजुर्ग थे, सबके मसले मसाइल हल करते थे और यहाँ तक कि हिकमत के भी बातें लोगों को बताते थे। तो लोग उनके पास दम दरूद के लिए भी चले जाते थे और हिकमत की बातें पूछने के लिए भी उनसे राब्ता करते थे। तो मैंने भी बताया कि मेरे साथ आजकल इस तरह कमज़ोरी सी महसूस हो रही है। और जब मैंने उसे बताया तो उन्होंने मुझे कुछ देर बिठाया, इधर उधर की बातें की और कुछ दवाइयाँ दे दी कि ये पूड़ियाँ हैं, ये खा लेना, दूध के साथ खा लेना, बेहतर हो जाओगे, बाजू का इस तरह कमज़ोरी हो जाती है। और ये है, मैंने उनसे दवाई ली और चला गया। मैं उसी तरह आबदा से मिलता रहा, उसके मेरे जिस्मानी ताल्लुक़ बनते रहे और मैं चाचा की दवाइयाँ भी खाता रहा। और जब भी मैं आबदा के घर जाता, वो मेरी बेइंतहा सेवा करती, खाने पीने, और वहाँ तक के बहुत सारे फ्रूट भी उसके पास मौजूद होते। और मैं अक्सर पूछता कि गांव में तो ये फ्रूट नहीं है, कहाँ से आते हैं? तो वो बताती, मेरी माँ लेके आती है और वो ढेर सारे लेके आती है, यहाँ पर छोड़ जाती है ताकि मेरी बेटी खाती रहे। आबदा के साथ गाँव के लोगों का बहुत कम मिलना जुलना था। वो इस अंदाज की लड़की थी, बोल्ड किस्म की, कपड़े इस तरह के, मिलना जुलना मतलब उसका पसंद ही नहीं आई थी गांव वालों को। तो गांवों के बुजुर्गों ने अपनी बच्चियों से, बेटियों से कह दिया था कि इससे ना मिलें। तो वो मुझे कहती थी कि गांव वाले मुझे लाइक नहीं करते मेरे कपड़ों की वजह से, मेरे हुलिये की वजह से, तो मैं तो ऐसी हूँ, मैं ऐसी रहूँगी, कोई नहीं करता तो ना मिले, मुझे भी किसी से नहीं मिलना। मैं भी शुरू में मिलने की कोशिश करती थी, किसी ने मुझसे मील जोल नहीं रखा, मुझसे डरने लगे, मुझसे खार खाने लगे, तो कोई बात नहीं, अब मैं भी किसी से नहीं मिलती, तुम हो ना मेरे पास, मुझे तुम्हारे अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है। और मैं भी खुश था कि अगर इसका मिलना मिलाना होता तो शायद हमें कोई देख लेता, हमारे लिए मुश्किल बन जाती। तो कोई उसको पसंद अगर नहीं करता था, मैं तो उसको दिलो जान से चाहता था और हम दोनों के लिए अच्छा था कि हमें कोई देखता नहीं था, इस घर की तरफ कोई नहीं आता था।
लेकिन मेरी तबीयत के अंदर मज़ीद बेचैनी, कमज़ोरी मज़ीद सी होती जा रही थी। मेरा जिस्म सुकड़ता सा जा रहा था। मैं देख रहा था इतना खाने पीने के बावजूद भी मेरा जिस्म कमज़ोर सा होता जा रहा है। और जब दवाई ख़त्म हुई और मुझे लगा कि वो कमज़ोरी बढ़ सी रही है, तो मैं फिर चाचा बशीर के पास पहुँचा। उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि मियाँ तुमने दवाइयाँ नहीं खाई? मैंने कहा चाचा मैंने तो खा ली। तो पूछे कैसे खाया? मैंने उनको सारा बताया, दूध के साथ और ऐसे ऐसे। और उन्होंने पूछा क्या क्या खा रहे हो? मैंने सब कुछ उनको बता दिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी नब्ज़ पे ऐसे हाथ रखा, कुछ चेक करते रहे और उसके बाद मुझे देखते रहे और कहा मुझे कुछ बता सकते हो? अगर मैं तुमसे पूछूं तो क्या तुम सच बताओगे? मैंने उनको कहा चाचा आपसे मैंने कभी कुछ नहीं छुपाया, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ज़रूर बता दूंगा। उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे सवाल किए कि मुझे लगा कि ये जान चुके हैं मेरे इश्क के बारे में। उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारे किसी लड़की के साथ कोई ताल्लुक़ हैं? मैंने कहा हाँ चाचा, उनको बता दिया। उन्होंने कुछ और भी सवाल किए इसी तरह लड़की के उस ताल्लुक़ के बारे में, मैंने उनको बता दिया। तो वो चौंके और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, ये मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ। लेक्चर जिस तरह बुज़ुर्ग देते उन्होंने उस तरह मुझे लेक्चर दिया, समझाया गलत है, गुनाह है, ये सारा किया और कुछ दवाइयाँ दे दी कि ये खा लेना, लेकिन मेरे पास आना ज़रूर। मैंने दवाइयाँ खा ली और उनके पास वापस आया तो मुझे देख के बेचैन से हो गए और बोले कि तुम तो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर से हो गए हो। जो मैंने तुम्हें दवाइयाँ दी थी उससे तुम्हें बेहतर हो जाना चाहिए था। बैठो ज़रा मेरे पास। मैं बैठ गया। उन्होंने वज़ू किया और वज़ू करके नमाज़ पढ़ी। मुझे कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी नमाज़ मिस हो रही थी। जब उन्होंने नमाज़ पढ़ ली कुछ देर मेरे पास बैठे रहे और मुझे कहा कल तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा चाचा कल मैं फ्री हूँ, बताइए क्या करना है? उन्होंने कहा कहीं जाना है, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है चाचा, मैं चलता हूँ आपके साथ। और अगले दिन ऐसे हुआ, हम दोनों रवाना हुए। दूर का एक गाँव था, हम वहाँ पर पहुँचे। हम जिस घर के अंदर गए ये कच्चा सा घर था और उस घर के अंदर पैगाम भिजवाया गया और अंदर से हमें बुला लिया गया। जब हम अंदर गए तो एक कमरे के अंदर गाँव तकिए लगे थे, नीचे का बनाया गया था, मुसल्ला उनका लटका हुआ था जो खजूर की पत्तों का बना होता है, और एक इंतहाई बुजुर्ग शख्सियत सामने बैठी थी। चाचा बशीर ने जाके उनको सलाम किया, मैंने भी उनको सलाम किया। बैठ के हाल अहवाल गपशप की, हमारे लिए चाय आ गई, हम बैठे रहे। तो चाचा ने बातों बातों में कहा जी ये मेरा भतीजा ही समझ लीजिए। दूर से तकरीबन मैं उनका भतीजा ही लगता था, करीबी नहीं, लेकिन जिस तरह गांव में होता है। उन्हें सारा उनको बताया। वो उनके उस्ताद मोहतरम थे और कहा कि इनको ज़रा देखिए, ये ऐसे ऐसे है और ये है। और मुझे कहा बेटा कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ। मैं कुछ देर के लिए बाहर चला गया और वो आपस में बातें करते रहे। उसके बाद मुझे जब दोबारा अंदर बुलाया गया तो उन्होंने मुझे कहा बैठ जाओ। मैं बैठ गया। वो कुछ पढ़ते रहे और उसके बाद एक पानी पे उन्होंने दम किया और पानी पे दम करके कहा ये जो जग है इसको किस चीज़ में डालो बेटा, ये पानी अपने साथ ले जाओ और इस पानी को तुमने पीते रहना है, तुम्हारी तबीयत के अंदर बेहतरी आएगी। और उसके बाद बाकी चीज़ें मैं बशीर को समझा देता हूँ, ये समझ लेंगे। हम दोनों वहाँ से वापस आ जाए। मैंने पानी पीना शुरू कर दिया और मेरी तबीयत के अंदर बेहतरी आने शुरू हो गई। वो मुझे बार बार जो नींद आ रही थी, चक्कर से आ रहे थे, मैं जहाँ बैठता सो सा जाता, वो इस तरह की लेज़ीपन की जो भी कैफियत हो रही थी उस पानी से मेरी बेहतर होती जा रही थी। और मैं हशाश बशाश हो गया था और मैं अब फिर से उसमें था कि मेरी आबदा से मुलाकात हो। मैं बेचैन था उससे मिलने के लिए। उसकी वालदा अभी गई थी या नहीं गई थी मुझे नहीं पता था कि आबदा मुझसे मिली और मैंने उसे कहा तुमसे मिलना है। उसने फ़ौरन बहाना बनाया कि अभी नहीं, अभी मेरी वालदा जाने वाली हैं, जब जाएंगी मैं तुम्हें बुला लूँगी, अभी नहीं। और वो जल्दी में थी, चली गई। मैंने काफ़ी कोशिश की मेरी आबदा की मुलाकात हो, लेकिन नहीं हो पा रही थी। उसकी वालदा नहीं जा पा रही थी कि फिर चाचा बशीर ने कहा हाँ भी तबीयत कैसी है? उनकी मेरी मुलाकात हुई और मैंने उन्हें बताया कि मेरी बहुत अच्छी हो गई है तबीयत। तो चाचा बशीर ने कहा हमें फिर से जाना है उनके पास। मैंने कहा चाचा अब तो मेरी तबीयत बेहतर है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो अब जाना ज़रूरी है। वो बोले हाँ बेटा ये रूहानी मसला है। मैंने कहा मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा बाद में समझाऊंगा, चलो मेरे साथ। और हम वहाँ पे पहुँच गए। उन्होंने मुझे देखा और वो मुस्कराए और कहा बेहतरी आ रही है। और उन्होंने एक जुमला कहा कि जो मैं समझा था वो बिल्कुल ठीक था, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल 100% ठीक था। उन्होंने
मुझे बाहर भेजा और फिर चाचा बशीर के साथ कुछ बातें करते रहे। और जब हम वहाँ से रवाना होने लगे तो उससे पहले उन्होंने एक डोरी जिसके ऊपर गांठें बंधी होती हैं, जिस तरह डोरी के अंदर गांठ लगा दी जाती है, इस तरह लगी हुई थी, मेरे गले के अंदर वो ब्लैक सी डोरी पहना दी और कहा ये तुम्हारी हिफाजत करेगी। हम जब वहाँ से निकले तो मुझे चाचा बशीर मुखातिब हुए, बेटा मुझे पता है तुम्हारा अब भी उस खातून से ताल्लुक़ है, जो भी वो है, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या चाचा? वो मुझसे बोले तुम्हें उस खातून से दोबारा मिलना है। मैंने कहा मैं समझा नहीं चाचा, मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। मुझे लगता है वो किसी ऐसी बीमारी का शिकार है जिसकी वजह से तुम भी एक बीमारी का शिकार हो रही हो, और इस बीमारी की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो मैं एकदम से चौंक गया। मैंने कहा ये आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, इस बीमारी की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। मैंने जो तुम्हें दवाइयाँ दी थी और जब मुझे पता लगा तुम्हारा किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ है तो फिर ऐसी दवाइयाँ दी, उसके बावजूद भी तुम्हारी बेहतरी नहीं हो रही थी, तुम्हारी सेहत और बिगड़ रही थी। तो मैं तुम्हें अपने उस्ताद मोहतरम के पास लेके आया, तभी पता लगा कि उस लड़की के साथ जिसका तुम्हारा ताल्लुक़ है वो किसी शदीद बीमारी का शिकार है। और ये मैं अब पता लगाना चाहता हूँ उस बीमारी का। जब तक मुझे पता नहीं लगेगा तुम्हारी भी जान जा सकती है और उस लड़की की भी जान जा सकती है। तुम क्या चाहते हो कि तुम दोनों मर जाओ? मैं एकदम से चौंक गया और मैंने कहा नहीं चाचा मैं नहीं चाहता। तो उसने कहा उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए और तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए बेहतर है कि मुझे इस मामले को देखना पड़ेगा। तुम एक काम करो, ये जो पानी है उस लड़की को पिलाओ, जिससे पता लगेगा उसके अंदर बीमारी कौन सी है और क्या है। मैंने कहा चाचा मैं उसको पानी पिला के जल्द ही मैं आपको बताता हूँ। मैंने पूरी कोशिश की कि मेरी और आबदा की मुलाकात हो जाए, लेकिन आबदा की मेरी मुलाकात ही नहीं हो पा रही थी। एक दफ़ा उसका आमना सामना भी हुआ और जब मेरे करीब आई तो बिल्कुल करीब नहीं आई, थोड़े से फासले पे थी। और उसने कहा मुझे जल्दी है, मैं तुमसे मिलूंगी, आजकल मुझसे रब्ता ना करना, मेरी अम्मी बहुत गुस्से में है। और वो जल्दी से चली गई। मैं कोशिश के बावजूद भी उसको पानी ना पिला सका। और जब मुझे चाचा से मुलाकात हुई, मुझसे बोले तुमने उसको पानी पिलाया? और मैंने कहा चाचा वो पता नहीं क्या हुआ है, बिजी है, उसकी वालदा आई हुई है, उसकी वालदा गुस्से में है, मुझसे मिल नहीं पा रही। तो चाचा बोले तुम कैसे दीवाने हो, उससे शादी भी करना चाहते हो, उसको बीवी भी बनाना चाहते हो, ज़िंदगी खुशियों भरी भी गुजारना चाहते हो, लेकिन उसको बचाना ही नहीं चाह रहे। वो भी मर जाएगी, तुम भी मर जाओगे, एक बीमारी का शिकार हो रहे हो तुम दोनों। तो बेहतर है उसको पानी पिलाओ ताकि उसकी तबीयत के अंदर भी बेहतरी आए, नहीं तो दोनों चले जाओगे इस दुनिया से। मैंने फैसला कर लिया चाचा चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको बुला के रहूँगा। तो चाचा ने मुझे कहा फिर एक काम करो, अगर तुम्हें उसको बुलाना ही है, अगर उसके घर पे उसकी माँ का मसला है, वो तुम्हें नहीं मिल पा रही तो कोई बात नहीं, जहाँ तुम पहली दफ़ा मिले थे कहाँ मिले थे? तो मैंने चाचा को बता दिया चाचा फलां जगह पे हमारी पहली मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा हाँ उसको वहाँ पे बुला दो, वहाँ पे तो वो तुमसे मिल ही सकती है, क्योंकि तुम बता रहे हो घर में उसकी माँ है, तो कोई बात नहीं, उसको वहाँ मिलाओ, उससे वहाँ पे बात करो और उसको ज़बरदस्ती ये पानी पिलाने की कोशिश करो, बेहतरी आएगी, उसकी तब्दीली उसकी सेहत के अंदर भी और तुम्हारी सेहत के अंदर भी। और मैंने चाचा से फैसला कर दिया ठीक है चाचा मैं अब उसको पानी पिला के ही रहूँगा। अब मैंने पानी अपने पास इस अंदाज में रख लिया कि अब मुझे मौका मिले तो मैं लाजमी उसको पानी पिला सकूं। वो अक्सर बहाने करती रही, यहाँ तक कि मैंने उसको एक दिन कहा कि मुझे वहाँ हर सूरत में तुमसे मिलना है और कल मैं वहाँ पे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं फ़ैसला कर चुका था कि अब उसको इस बीमारी के बारे में बताऊँ, क्योंकि अगर हम दोनों इस बीमारी का शिकार रहे तो हम दोनों की जान जा सकती थी। तो मैं फ़ैसला कर चुका था, वो मेरा प्यार है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मुझे उसको बताना ही होगा। तो मैंने आखिरकार उससे ज़िद करके कह ही दिया कि कल मैं उस जगह पे तुमसे मिलूँगा, अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार है तो तुम्हें मेरी कसम तुम्हें वहाँ पर आना होगा। और उसने भी मेरी बात मान ली और कहा ठीक है कल मैं वहाँ पर आऊँगी। और यूँ चाचा से पूछा उसी ही शाम हाँ मुलाकात हुई। मैंने कहा नहीं चाचा कल का हमारा तय हुआ है, कल वो इतने बजे उस जगह पे आ रही है और कल मैं उससे मिलूंगा और उसको बता भी दूंगा और उसको पानी पिला भी दूंगा। तो चाचा बोले बताना ज़रूर, तुम्हारा प्यार है, लेकिन उसको पहले पानी पिला देना, कोई ऐसा तो नहीं है, सेहत के लिए अच्छा है, इससे पहले कि तुम दोनों की ज़िंदगी कोई नुकसान हो उसको पानी पिला देना। और यूँ हुआ अगले दिन टाइम से पहले मैं वहाँ पे पहुँच गया और उसका इंतज़ार करना शुरू हो गया, यहाँ तक कि वो वहाँ पे आ गई।
वो जैसे आई बहुत उलझी हुई सी थी और डरी हुई सी थी, जल्दी से बोली कि जो भी कहना है जल्दी कहो, तुम्हारे मोहब्बत में मैं आ गई हूँ, मुझे वापस जाना है, आज मेरी माँ को अगर पता लग गया तो काम ख़राब हो जाएगा। और मैंने फौरी तौर पे बोतल अपने हाथ में जो पकड़ी हुई थी उस पानी को हाथ में पकड़ा और ढक्कन खोला और मुझे कहा इसको पी लो, हम दोनों की सेहत के लिए, ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, वरना हम दोनों को नुकसान हो जाएगा, हम दोनों शदीद ख़तरे में, हमारी ज़िंदगियों को ख़तरा है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ हमारी ज़िंदगियों को कुछ ना हो, ये पानी तुम पियो। और जैसे ही वो मैंने ढक्कन खोल के बोतल उसके आगे की, वो एकदम से पीछे हट गई। मैंने कहा क्या हुआ, इस पानी को पियो। तो इस अंदाज में उसकी आंखें एकदम से ऐसे लाल हो गईं जैसे वो गुस्से में आ गई हो, और बोली इसको पीछे हटाओ, इसको पीछे हटाओ। हाथ के इशारे से वो कह रही थी, मुंह से बोल नहीं रही थी कि इसको पीछे करो। और मैं और आगे बढ़ा, क्या हुआ है अब्दा, ये लो ना। तो वो और पीछे हुई, बल्कि जैसे ही मैं उसके और करीब गया कि इसको ज़बरदस्ती पिला सकूं, बोतल ऐसे की तो एकदम मैंने देखा वो एकदम गुस्से में आई। और वो जैसे ही एकदम गुस्से में आई, उसकी आंखें एकदम लाल सुर्ख हो गईं। और जैसे उसकी एकदम से आंखें लाल सुर्ख हो गई, तभी मुझे झटका सा लगा कि ये तो वो नहीं है आबदा, इसको क्या हुआ है। तो मैं रुक गया और मैं बोला आबदा क्या हुआ है। और जब उसने मुंह खोला तो अंदर से जो आवाज़ आई वो एक ऐसी भारी भरकम आवाज़ थी जैसे दूर से कोई बहुत बड़ा जानवर हो और वो बोल रहा हो, इस अंदाज में वो आवाज़ निकाल रहा था। और मैं डर गया कि ये क्या माजरा है, ये क्या हुआ है। मैंने एकदम से उसको कहा क्या हुआ है तुम्हें। और तभी मैंने उसके हाथ को देखा, जब उसने अपने हाथ ऊपर उठाए तो उसके हाथों के आगे जो नाखून थे वो उसके नाखून नहीं थे, वो बड़े बड़े लंबे लंबे नाखून थे। और एकदम जैसे उसके मैंने नाखून देखे तो मैं एकदम से चौंक गया और मेरे कानों में एक आवाज़ आई, अनसर पानी इस पे फेंको। और जैसे ही मैंने आवाज़ सुनी, ये आवाज़ किसी और की नहीं, चाचा बशीर की आवाज़ थी। वो जो वहीं पे मौजूद थे, जो सारे मंजर को देख रहे थे, जो शायद छुपे हुए थे, उन्होंने वो आवाज़ निकाली थी। और मैंने जैसे ही मुड़ के देखा तो देखा सामने पीछे चाचा बशीर खड़े हैं। और मैंने जैसे वापस मुड़ के आबदा की तरफ देखा तो वो बदल चुकी थी, एक खौफनाक डायन बन चुकी थी। उसके मुंह इतना बड़ा हो गया था, ऐसे जैसे बहुत खुला, बहुत बड़ा लंबा सा उसका मुंह था, और उसमें से जबान बाहर लटक रही थी। ये जो जबड़ा था ये था बहुत बड़ा और लंबा सा उसका जबड़ा था। उसके कान पीछे की तरफ जा रहे थे और उसके माथे पे जो उसके बाल थे अजीब से अंदाज में ऐसे बन चुके थे जैसे तकोन होता है। और उसकी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थीं और उसके होंठ इंसान की तरह नहीं थे। उसके जो दांत थे छोटे छोटे, जिस तरह मछली के अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक दांत होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बारीक उसके मुंह के अंदर बेइंतहा भरा हुआ था उसका मुंह। उसका मुंह ऐसे लग रहा था जैसे बहुत बड़ा और लंबा मछली का मुंह होता है, ऐसे लंबा मछली की तरह बहुत लंबा सा मुंह था। और उसके हाथों के ऊपर नाखून ही नाखून आ चुके थे। वो जो वजूद जिसके पे उसने कपड़े पहन रखे थे, उस वजूद पे बाल ही बाल आ गए थे। उसके वजूद पे कोई लिबास नहीं था, लेकिन उसका पूरा वजूद बालों से भर चुका था, जैसे सामने कोई रीछ खड़ा हो। और उसका मुंह भी ऐसा लंबा हो गया था जैसे मछली की तरह दांत हो और रीछ की तरह लंबा उसका मुंह हो। और वो यूं नाखून करके मेरी तरफ बढ़ रही थी। और तभी उसी लम्हे मुझे समझ आ गया, चाचा ने जैसे ही मुझे पीछे से कहा था इस पे पानी फेंको, और मैंने मुड़ के सिर्फ चाचा की तरफ देखा था और वापस देखा था तो वो डायन बन चुकी थी। और तभी दोबारा उनकी आवाज़ है, इस पे पानी फेंको। और उसी लम्हे मुझे कुछ समझ ना आया, मेरे हाथ में पकड़ी हुई जो बोतल का पानी था उसके ऊपर फेंक दिया। वो बहुत तेजी के साथ पीछे हटी, लेकिन फिर भी पानी के चंद कतरे उसके जिस्म के ऊपर चले गए। कतरों का ऊपर गिरना था पानी का कि जिस जिस जगह पे वो कतरे गिरे उसके वजूद पे ऐसे लगा बाकायदा आग सी लग गई है। पूरे वजूद पे नहीं, जहां जहां वो पानी के कतरे गिरे थे वहां पे आग सी लग गई। और मैंने देखा वो चीखो पुकार करती हुई वहां से भागी, और इतनी तेजी से भागी है कि मैंने जिंदगी में इससे पहले किसी को तेजी से भागते हुए नहीं देखा। ऐसे लगता था जैसे एक हवा सी है, तेज का झोंका है हवा का जो तेजी से गुजर गया है। उसके वजूद पे आगे और पीछे आग थी, पूरे वजूद पे नहीं, जहां जहां वो पानी के कतरे थे उस जगह पे भी आगे आग थी और पीछे भी आग थी। और वो जो हवा का तेज झोंका था शां करके आगे गई और मेरी आंखों से गायब हो गई। और उसी लम्हे चाचा बशीर मेरे पास आए और मुझे बोले, तुम्हें अल्लाह ने
ज़िंदगी दे दी है। मैंने सही कहा था, तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है, क्योंकि जब तुम मेरे पास आए गए तो मुझे उसी वक्त एहसास हो गया था। पहली दफ़ा तो मैंने तुम्हें कमज़ोरी की एक जिस तरह इंसान कमज़ोर होता है उसको दवाइयों की ज़रूरत होती है, दवाइयाँ दे दी थी, लेकिन जब दूसरी दफ़ा दी थी तब मुझे शक पड़ गया था कि इससे तुम बेहतर क्यों नहीं हुए। और जब मैं तुम्हें अपने पीर साहब के पास लेके गया था तो उनको भी जब मैंने सूरत हाल बताई और उन्होंने पढ़ाई की थी तो उनको पता लग गया था जिस अंदाज में तुम्हारा जिस्म खोखला होता जा रहा था, हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था, तो वो समझ गए थे तुम्हारे वजूद के साथ कोई ऐसा वजूद जुड़ा हुआ है जो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता खा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता तुम मौत की तरफ जा रहे हो, खोखले हो रहे हो, यहां तक कि तुम हड्डियों के ढांचे बन के मर जाते। और तभी उन्होंने मुझे बता दिया था कि किस अंदाज में तुम्हें पता भी ना लगे और मैं तुम्हारे पीछे जाऊं। और तभी मैंने तुम्हें कहा उसको वहाँ पे बुलाओ, और जब तुमने मुझे बताया कल वो आ रही है तो मैं पीछे पहुँच गया था। मुझे अंदाज़ा था जिस अंदाज़ की सूरत हाल चल रही थी वो क्या है, और बाकी तुमने अपनी आँखों से देख लिया वो कौन थी। वो इंसान नहीं, डायन थी, और वो जा चुकी है, दोबारा वापस नहीं आएगी। बस एक बात याद रखना चाचा बशीर ने जो मुझे कहा, इस वाक़ये से अब किसी को जिक्र मत करना, और बस अब ये पानी पीते रहना और पढ़ाई करते रहना और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। ऐसा ही हुआ, फिर मैं पानी भी पीता रहा, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा, लेकिन सारी ज़िंदगी ये वाक़या मुझसे जुड़ा रहा। और कैसा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा वाक़या आपके साथ हो जाए, आप भूल सकते हैं, मैं इसको कभी भी नहीं भूल सका। ख्वाहिश थी कभी किसी को बताऊं, लेकिन डर लगता था बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि वो दोबारा मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आई, दोबारा कुछ भी नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी में। मेरी एक नॉर्मल शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आज आपको अपनी कहानी भेज रहा हूं इस उम्मीद से इसको ज़रूर शाये कर दीजिएगा, लोगों को भी बता दीजिएगा। मरने से पहले मैं चाहता हूँ मैं अपनी इस कहानी को लोगों के साथ शेयर कर जाऊँ। ये उन्होंने मुझे कहानी भेजी जो मैंने आपको सुनाई। आप भी अपनी कहानियाँ भेजिए, आपकी कहानियों को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है +92, पाकिस्तान का कोड है 31366555500। इस पर आप कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में लिख के भी भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, तो आखिरी लफ्ज़ आपने उर्दू में कहानी या इंग्लिश में स्टोरी लाजमी लिखना है, तो इंशाल्लाह आपकी कहानी हॉरर स्टोरी में शामिल हो जाएगी। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।